पूछता है भारत, और भारत लगातार पूछ रहा है। हर दिन मैं आके कहता हूं कि आखिर कब तक ये जद्दोजहद चलती रहेगी सिर्फ सांस लेने के लिए। लेकिन आज मैं ये भी कह रहा हूं, देशवासियों, ये कोरोना का वायरस, ये कोविड-19 का वायरस अब तक 2 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। 2 लाख लोग अपना जीवन छोड़ चुके हैं इस वायरस की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में, भारत में। आप और मैं जब घर से बाहर निकले तो ध्यान रख कर निकले, मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जो हमारे भाई बहन, माता पिता अस्पतालों में हैं, अस्पतालों की लाइन के बाहर खड़े हैं, उनकी जद्दोजहद लगातार जारी है। किसी को बेड नहीं मिल रहा है, बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं, वही रोना है रोज का वही रोना है। जिसको बेड मिलता है 2 दिन बाद, तब तक उस व्यक्ति को बेड की नहीं ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब तक 3 दिन बाद ऑक्सीजन मिलती है तब ऑक्सीजन की नहीं वेंटिलेटर की जरूरत होती है। और इस सब के बीच वो लोग जो इसमें भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। हमें आपदा में अवसर ढूंढना है, आपदा में मुनाफा नहीं। ये कौन लोग हैं और ये कैसी इंसानियत है, ये कैसी मानवता है कि एक 4000 का इंजेक्शन 1.25 लाख में। कई अस्पताल एडमिट करने से पहले कहते हैं इंश्योरेंस नहीं चलेगी, कैश रखो। कई एम्बुलेंस वाले बहुत सारे मदद कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं 2-2, 4-4 किलोमीटर के लिए 10-10, 50-50 हजार रसीदें भी काट रहे हैं। बोले जो करना है कर लो, हम तो ये करेंगे। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसी मानवता है। मैं नहीं कहता फ्री में करो, लेकिन 4 रुपए की चीज को 400 में बेचोगे, 4000 की चीज को 4 लाख में बेचोगे। जिसका अपना मर रहा है वो तो खरीदेगा, लेकिन तुम रात को चैन से कैसे सोओगे। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आखिर कब तक चलेगा ये आपदा में अवसरवादी गिद्धों का। आखिर कब करेंगे हम इलाज, पूछता है भारत। जहां जहां लूट की दुकानें चल रही हैं, वहां का प्रशासन क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा, क्यों सोया हुआ है, पूछता है भारत। और अस्पतालों का निकल रहा है दम, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। लेकिन अब क्या लॉकडाउन ही करेगा कोरोना को बेदम, जानना चाहता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, देशवासियों, क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत से, क्या बिना सिस्टम के कुछ लोगों, कुछ खास लोगों की मिलीजुली की वजह से यह हो सकता है क्या उनके बिना? अगर कुछ अवसर ना मिले हो तो क्या 4000 की चीज 4 लाख में बेच सकते हो क्या, पूछता है भारत। देश में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। मरीज इलाज के लिए धक्के खा रहे हैं। कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन। जीवन रक्षक दवाइयों के लिए लोग तरस रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आलम यह है कि मौत के बाद भी शव को लेकर परिजन भटकने पर मजबूर हैं। सिस्टम की लापरवाही जान पर तो भारी पड़ रही है। मौत के बाद भी इसका दंश लाखों लोग भुगत रहे हैं। कब से आप यहाँ पे लाइन में लगे हैं? कल 3 बजे से। कल 3 बजे सुबह से? हाँ, पूरी रात गई और कागज देख के इन्होंने वापस हमें वो कर दिया। जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको हम नहीं देंगे और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, आप ऑक्सीजन अरेंज करें। आपके पास घर में अगर मरीज नहीं है, हॉस्पिटल बोल रहा है कि हॉस्पिटल गैस लेके आओ, वो मरेगा, इनको कोई फिक्र नहीं। कोरोना की जानलेवा लहर ने देश की सेहत बुरी तरह बिगाड़ कर रख दी है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के जानलेवा वायरस ने देश की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। लेकिन आपदा में अवसर खोजने वाले गिद्ध इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं। घात लगाकर बैठे ये लोग मरीजों को भी लूट रहे हैं और लॉकडाउन में आम लोगों की जेब में भी डाका डाल रहे हैं। कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में हर देशवासी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। कोरोना के जानलेवा वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इस विपदा में भी लूट की फैक्ट्री चला रहे हैं, उन पर सिस्टम की वैक्सीन कब लगेगी, पूछता है भारत।
पूछता है भारत की लगनी जरूरी है, और इस आपदा में अवसर ढूंढना तो समझ आता है, हमें आपदा में अवसर ढूंढना है और आगे निकलना है, लेकिन ये आपदा में मुनाफा कौन ढूंढ रहा है? ऐसे कई लोग हैं जो इस आपदा में भी निस्वार्थ काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जितनी मदद कर सके। मेरे साथ इस समय मौजूद है बाबा रामदेव। और बाबा, मैं आपको पहली बार आज मास्क पहने देख रहा हूं। बाबा रामदेव, कोरोना पिछले साल से आपने मेरे से, अर्नब गोस्वामी से, हमारे एडिटर इन चीफ से कई बार बात की है, दर्जन भर से ज्यादा, लेकिन बाबा आपने आज पहली बार मास्क पहना है। बाबा, जमीन पर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने 2 अस्पताल शुरू करे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपका, लोग आपका आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन बाबा, इस समय 2 अस्पतालों से भारत का कुछ नहीं होगा, हमारे राजनेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। बाबा रामदेव, तो पहली बात तो इस आपदा में ऐश्वर्या भाई, हमने उपचार और उपकार का काम किया है। पहले भी करीब 5 से 10 करोड़ लोगों के बीच में लोगों को हमने कोरोनिल और गिलोय घनवटी ये तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई। इस समय हमारी हालात ये है कि हमारे पास 5 लाख किट रोज़ बनाने का, 5 लाख किट कोरोनिल, 5 लाख गिलोय घनवटी बनाने का हमारे पास में लोगों का ऑर्डर है। हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे पूरी ताकत लगा करके। मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ, हमने 535 रुपये में कोरोनिल उपलब्ध कराई। लोगों ने 3-3, 5-5 हज़ार रुपये में पहले भी कालाबाजारी की। इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है पैनिक है और चारों तरफ शॉर्टेज होने की वजह से अभी भी लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में, जो आप लुटेरों की बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने बेचने की कोशिश की, तो हमने ऑनलाइन वालों पर लीगली कार्रवाई की और अपने किसी, हमारे पतंजलि के किसी सेंटर में, और मैं धन्यवाद करता हूँ, कोई भी देश के मेडिकल स्टोर वाला भी पतंजलि की औषधियों को ज़्यादा कीमत पर नहीं बेच रहा है, जैसे एलोपैथी वाले ड्रग माफिया कुछ कर रहे हैं। अगली बात जो आपने मास्क की, ये सच इस समय बात सिर्फ मैं आपकी नहीं कर रहा हूं। आज तक सारे आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक लोग मानते हैं। बाबा रामदेव, जब आप आगे आके 2 अस्पताल शुरू कर सकते हैं, तो क्या और ऐसे लोग नहीं कर सकते? कई ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा सामर्थ्य वाले हैं हिंदुस्तान में। इस समय जरूरत है बाबा रामदेव इन सब का साथ में आके एक साथ काम करने का, भारत की जनता के लिए। आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या भाई, और हमने यहाँ पर कोई एहसान नहीं किया है ये हॉस्पिटल शुरू करके, बल्कि मैंने आज तीर्थ सिंह रावत साहब, जो मुख्यमंत्री यहाँ के जो डीएम हैं, उन सब का, या रमेश पोखरियाल जी जो हमारे निशंक जी जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका हमने आभार व्यक्त किया कि आपने हमें ये सेवा का सौभाग्य दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ऐश्वर्या भाई, 5-7 बहुत, जो क्योंकि आप तो बहुत तीखे प्रश्न पूछते हैं और देश के ज्वलंत मुद्दों को पूरी ताकत से उठाते हैं, और उसके लिए किसी भी प्रकार से चाहे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े आप तैयार रहते हैं। इसलिए मैं आपके सामने 5-7 बड़ी बातें कि ये जो ऑक्सीजन की किल्लत है, ये जो चारों तरफ से बेड की किल्लत है, वेंटिलेटर की किल्लत है, फिर दवाइयों की किल्लत है, और इसमें भी ड्रग माफिया कुछ लूटने का काम कर रहे हैं। 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार में एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रहे हैं। तो मैं एक बात तो ये कि कालाबाजारी करने वालों को सीधा सरकार को आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। इसके ऊपर तत्काल जो है कानून बनना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, भाई ये पागलपन में रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा मत लगाओ, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड मत दो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मत दो। अरे हल्दी है, गिलोय है, नीम है, तुलसी है, ये हमारे भीतर एंटीबायोटिक का काम करते हैं। शिलाजीत है, ये केसर है, ये तमाम तरह की जो सहजना है, ये गूगल है, लहसुन है, ये नेचुरल स्टीरॉयड का काम करते हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक्स, नेचुरल स्टीरॉयड और नेचुरल ऑक्सीजन जो परमात्मा ने दी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको लो। तो ये जो दवाओं के पीछे भी जो पागलपंथी चल रही है, इसके ऊपर भी हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। खास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उससे लोगों का बीपी शूट कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, उससे लोगों का शुगर बढ़ रहा है, उससे लोगों के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, और उससे लोगों की बहुत बुरी हालत है।
तो स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत हाई हो गया है। बाबा एक तो देखिए, आप सिर्फ एक समाज सेवी नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात राजनेता भी सुनते हैं कि जो है। बाबा मैं सिर्फ औषधियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं आपने जब बोला था कि कोरोना निकाली उसके ऊपर राजनीति हुई, वो एक अलग विषय है। आज भारत एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है बाबा जहां राजनेता आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने एक निर्णय ले लिया कि कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन हमारे एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं, आपने 2 अस्पताल खोले हैं। मैं आज कहता हूं बाबा आप 20 खोल दीजिए ना, तब भी कम पड़ेगा। आज आप 20 खोल देंगे तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी। ऐसे में अगर हमारी राज्य सरकारें साथ नहीं आएंगी, और आपकी बात बीजेपी भी सुनती है, सपा भी सुनती है, कांग्रेस भी सुनती है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है। मैं तो ये कह रहा हूं बाबा रामदेव, आप जनता आप पर इतना भरोसा करती है, अब आपका यह कर्तव्य है कि आप इन सभी राजनेताओं को एक साथ लाएं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को लेके आप सोचिए अस्पताल लाल झंडी खड़ा कर दे जी। देखो आपने बहुत बड़ी बात कही है ऐश्वर्य भाई। इस समय हमको एक नेशनल जो एक पार्टी की तरह, माने कि सारे पक्ष विपक्ष से निष्पक्ष होकर के कि भाई हमें एक नेशनल पार्टी की तरह बिहेवियर करना चाहिए कि आओ सब मिलकर के सर्वदलीय एक सरकार जैसी हमें एक मुहिम चलानी चाहिए कि सर्वदलीय सरकार इस देश में तब हो सकती है जब रूलिंग पार्टी से लेकर के अपोजिशन तक वाले एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इससे हमें बचना होगा। इस समय कम से कम जब चारों तरफ लाशों का ढेर पड़ा है, लोग सड़कों पर अपनों को बचाने के लिए मतलब चीख रहे, चिल्ला रहे, और ये चित्र, ये विजुअल पूरी दुनिया में भी भारत के जा रहे हैं कि किस तरह से भारत के लोग लाचार हैं। जिस देश की करीब पूरी दुनिया की सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, इस देश में बहुत बड़ी ताकत है लोगों के पास में, लेकिन ये अलग बात है कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला और हेल्थ सिस्टम उसके सामने लाचार हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लाचार हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप ठीक कह रहे हैं कि हमें एक सर्वदलीय सरकार जैसा बिहेवियर करना चाहिए, वैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। थोड़े दिनों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष न करें, मिलजुल करके ये सोचे। सभी राजनीतिक पार्टियां 25-50, 100-100 हॉस्पिटल खोलने की ताकत रखती हैं। जब ये इलेक्शन में हज़ारों करोड़ रुपए राजनीतिक दल खर्च कर सकते हैं, तो इन कामों में हॉस्पिटल खड़े करने में थोड़ी पहल करें। तो स्कूलों के अंदर, होटलों के अंदर, आश्रमों के अंदर ये कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं। और राजनेताओं को पहल करनी चाहिए, उद्योगपतियों को भी पहल करनी चाहिए, जो समर्थ लोग उनको पहल करनी चाहिए, और एक दूसरे की छींटाकशी बंद करके ये सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एलोपैथी की, आयुर्वेद की औषधियाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, गरीब लोगों को कैसे हम हेल्प कर गए। सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग आते हैं, हमने इसलिए यहाँ पर जो भी औषधियाँ चाहे रोज़ 5 लाख की लगे, 10 लाख की लगे, 50 लाख की लगे, करोड़ रुपए की लगे, ये सारी दवाइयाँ हम लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी पहल, मैं ये तो नहीं कर सकता जैसे आपने भी कहा कि भाई करनी चाहिए, तो मुफ्त नहीं हो सकता, लेकिन इतनी तो मत करो कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो जहाँ 2000 रुपये लेनी चाहिए वहाँ 10,000 ले रहे हैं, जहाँ 10,000 की लेने चाहिए वहाँ 1-1 लाख रुपए ले रहे। मैंने भी कुछ लोगों को, गरीब लोगों को एम्बुलेंस कराई, तो मेरे से तो जो मांगा मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो भाई बाद में बात करेंगे तेरे से। तो ये बहुत ज़्यादा जो इस समय लोग काला बाजारी कर रहे हैं अलग अलग तरह से, लॉकडाउन के लुटेरे जो आपने शब्द दिया है, इस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और सबको मिलजुल करके सरकारों के साथ साथ ये एलोपैथी या आयुर्वेद, ये योगा, ये होम्योपैथी, ये भी लड़ने की ज़रूरत नहीं। एक होलिस्टिक अप्रोच जैसे हमने यहाँ अडोप्ट की है कि जिन लोगों को ज़रूरत होगी सबको साथ आना पड़ेगा। बाबा अभी अगर कोई ये कहे ना कि मैं अकेले कर सकता हूं तो वो गलत है। देखिए कोई भारत का राजनेता, कोई भारत की सरकार, देखिए बाबा रामदेव, मैं तो ये कह रहा हूं स्वामी जी कि अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबको साथ आने की जरूरत है, तो उनसे ताकतवर कौन सा राजनेता है? कोई है क्या प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं निर्णय ले रहा हूं, लेकिन सब साथ आओ, जब तक साथ नहीं आओगे भारत की जनता कराती रहेगी, और वही हो रहा है। आज भी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लड़ रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र की सरकार जब कर सकती है
केंद्र सरकार के साथ बैठ के आपसी मतभेद कोई बताने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है और भारत में किसकी, क्या है उनका बीच। लेकिन तब भी दोनों सरकारें जनता के साथ बैठ के कर सकती हैं, लेकिन और प्रदेशों की सरकारें नहीं। बाबा, दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी हालत देखिए। आपने हरिद्वार में 2 खोले, मैं कह रहा हूं 2-4 दिल्ली में भी खोल दीजिए। आप खोलेंगे तो क्या पता कि दूसरों को शर्म आके वो भी खोलें। लोग गाड़ियों में ऑक्सीजन लगा लगा के बैठे हैं। अस्पताल वाले बेड देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन देते हैं तो आईसीयू नहीं, आईसीयू देते हैं तो वेंटिलेटर नहीं। इसका समाधान ही नहीं समझ आ रहा है। और राजनेताओं से रोज बात करता हूं, बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, कल फिर वही ढाक के 3 पार आपस में लड़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुनेंगे? तीन बातें ऐश्वर्या जी इसमें मैं कहना चाहता हूँ। आपने बड़े प्रश्न उठाए हैं। एक तो लोग ना बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। लोगों ने हौसला छोड़ दिया। उनको ऐसा लगता है कभी भी किसी भी समय हमारे साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कभी जवानों की मौत सुनते हैं, कभी बड़े लोगों की मौत के समाचार सुनते हैं कि इतने बड़े टीवी के एंकर चले गए अलग अलग चैनलों में, इतने इतने बड़े पॉलिटिशियन चले गए, इतने इतने बड़े जो है खिलाड़ी चले गए, बहुत अलग अलग तरह के फिट लोग चले गए, जवान लोग चले गए। तो लोगों में पैनिक है। तो एक बात तो मैं कहूँगा, सुबह सुबह सब लोग भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अलग अलग आसन जिसको जो रिक्वायर्ड है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा है जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, अस्थमा है, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, जिनको मल्टीपल जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ शरीर में है, लो इम्यूनिटी है। तो भाई सब लोगों को एक तो सुबह उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए। कुछ अपने खान पान में ऐसा चेंज करना चाहिए जैसे हम सबको बता रही है। हॉस्पिटल में भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो, हमने सारी मेडिसिन तो रखी है। हमने कहा हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को सुबह नाश्ते के अंदर अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्का, खजूर, ये ड्राई फ्रूट दो। खाने में मरीजों को जो फल दो। लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा हॉस्पिटलों में, पानी ठीक से नहीं मिल रहा, दवाइयाँ ठीक से नहीं मिल रही। अब जो अंजीर खाएगा, मुनक्का, बादाम, अखरोट, खजूर खाएगा, जो हॉस्पिटल के अंदर अनार, अंगूर, सेव और ये सब पपीता ये सब खाएगा, तो उसको अपने आप ही एक तो अंदर से हैप्पी फील होगा। उसको अंदर से जो न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो अपने आप हील होगा। ज़रूरत होने पर ये एलोपैथी की दवाइयाँ दो ना, लेकिन ये दवाइयाँ खाना नहीं है। ये सब इमरजेंसी में लाइफ सेविंग ड्रग्स एक्सेप्शन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें करने के लिए एक तो योगाभ्यास करें, अपने खान पान को अच्छा रखें, सुबह उठ कर आंवला वाला गिलोरो पिएँ। और दूसरी बात, लोग जो है वैक्सीनेशन के बारे में भी बहुत भ्रांति है। वैक्सीन की डबल डोज लगाएं। गरीब लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगनी चाहिए। मैं इस बात का जरा इस पे भी आप साफ कर दीजिए। लोगों को स्वेच्छा से कहना चाहिए कि भाई हम जो है मुफ्त की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम सरकार के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, हम पैसे से लगवा लेंगे। डबल डोज वैक्सीन की लगाने के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज लें। उसके बावजूद भी लोग सब्र रखें। जिस तरह से लोग असावधानियां बरत रहे हैं जीवन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर भी नियम तोड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं ठीक से, मास्क ठीक से नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अनजान चीज़ों के छूने के बाद या तो किसी को इन्फेक्शन दे रहे हैं या तो किसी से ले रहे हैं। इस संक्रमण की चैन को तोड़ना भी ज़रूरी है। और इस समय सब प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर निकल करके, अरे कि सब बातों के अंदर क्यों राजनीति ढूंढते हो, सब बातों में क्यों स्वार्थ ढूंढते हो। भगवान भी है एक, उसका विधान भी है। जो भी इस समय पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हो ऐश्वर्या भाई, वो सब के सब इसी जन्म में अपने पापों का फल भोगने वाले। और उसके कारण से उनके परिवार तबाह होंगे, उनके बिजनेस तबाह होंगे, उनके राजनीतिक दल तबाह होंगे और आने वाली उनकी पीढ़ियां तबाह होंगी। ऐसा पाप का बीज क्यों बो रहे? इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, पाप मत कीजिए। इंसाफ होगा, यहीं पर होगा और बहुत जल्दी होगा। और मैंने देखा ऐसे गलत लोग जो ऐसे गलत काम करते हैं, इसी जन्म में उनको भगवान उनके कर्मों का फल देता है। ये यूनिवर्सल लॉ कहो, प्रकृति का विधान कहो, परमेश्वर का विधान कहो, ये होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना, इस समय इस आपदा में अवसर मत ढूंढिए। इस तरह के लोगों को लूटिए मत, लोगों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, नहीं तो ये पाप आप ही को साफ कर देगा, आप ही को खा जाएगा। जी मेरे भाई ऐश्वर्य। बिल्कुल बाबा रामदेव, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। सिर्फ आखिरी में यही कहूंगा
जितने भी पार्टी के राजनेता आपसे बात करते हैं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा कि आप कितनों से करते हैं या कितने आपसे पूछते हैं क्या करूं। जो भी आपको फोन करे उसको यह जरूर बोलिएगा कि साथ में आकर भारत की जनता के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। जरूर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आतिशी है, मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर गौरव भाटिया है, मेरे साथ विनय सिंह है, मेरे साथ अजय अरोड़ा है। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया जी और आतिशी जी के पास जा रहा हूं। आतिशी जी, आपसे पहले पूछ रहा हूं, देखिए ये जो मुनाफाखोर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी, कि 2 किलोमीटर के लिए कई एम्बुलेंस वाले फ्री में भी कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो 50-50 हजार ले रहे हैं। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो समय नहीं देख रहे, घड़ी नहीं देख रहे, बस जनता के लिए काम कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो एक कंसल्टेंसी के 20-20 हजार ले रहे हैं। रेमडेसिविर 28-28 हजार की मिल रही है दिल्ली में। इन लोगों के खिलाफ वी हैव टू क्रैक द व्हिप। इनको सीधा करना पड़ेगा। ये मानवता के खिलाफ है, ये किसी सरकार या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आतिशी जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये, और शायद बहुत दुख की बात है कि ऐसे त्रासदी के समय भी लोग ब्लैक मार्केटिंग से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन से हो, चाहे वो अलग अलग दवाइयों से हो, चाहे एम्बुलेंस से हो, चाहे टेस्टिंग से हो। एम्बुलेंस की डिस्ट्रीब्यूशन पे इसीलिए बहुत क्लियर कट, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत क्लियर कट गाइडलाइन सरकार ने बनाई है कि किस सप्लायर से कौन ले सकता है, उनको कितना दिया जाएगा, कि और बहुत क्लियर टर्म्स में पूरा एक लेखा जोखा सरकार को हर रिफिलर को देना होता है, सिर्फ इसलिए कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग ना हो और एक ऐसे समय पे ये हैवानियत ना हो कि लोगों से एक सिलेंडर के लिए हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है 50-50 हजार तक के भी सिलेंडर लिए जा रहे हैं। लेकिन इस समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सख्ती जो गलत काम कर रहे हैं उन पर बहुत जरूरी है, पर कई बारी इस सख्ती का असर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, चाहे हर तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हो, कई बार ये सख्ती उन पर भी भारी पड़ जाती है। और इसके लिए सबको ही बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो गलत काम कर रहे हैं उन पे राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी दोनों ही सख्ती करें। लेकिन जो डॉक्टर, जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की मदद कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हम सख्ती कर रहे हैं वो उन पर बस भारी नहीं पड़नी चाहिए। गौरव भाटिया जी, मेरा ये कहना है, आप तो एक वकील भी हैं, आप तो एक वरिष्ठ वकील हैं। आज कोर्ट में आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट ने भारत सरकार को बोला है, और इससे पहले मैं आपके पास आऊं, सिर्फ कुछ एक फिगर रख रहा हूं। आज का ये ऑक्सीजन बुलेटिन है दिल्ली की सरकार का, 3 मई 2021 का, कह रहे डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऑन 3 मई। 3 मई को ऑक्सीजन की डिमांड थी 976 मेट्रिक टन। ऑक्सीजन सप्लाइड टू दिल्ली है 433, 433 मेट्रिक टन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड अगेंस्ट डिमांड 44%, 50% भी नहीं मिला, ये कहना है दिल्ली सरकार का। गौरव भाटिया जी, और आज जो कोर्ट में हुआ वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। गौरव जी। यार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कट रही थी। जी गौरव जी बताएं। ऐश्वर्या जी, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जब एकजुट हुए तभी ये संभव हुआ है कि जो 2 हफ्ते से संक्रमण के केसेस बढ़ रहे थे, अब उनमें थोड़ी कमी आना शुरू हुई है। और ये संभव इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हमारी प्राथमिकता इस वक्त हर नागरिक की जान बचाना है, और कई जगह हमने देखा कि प्रदेश की सरकारें, जिनकी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य संविधान के तहत, अगर कुछ कमी भी है तो भी इस वक्त हम ये नहीं कर सकते कि उनकी कमी है। हम केवल एक ही बात कहेंगे कि केंद्र की सरकार, और आप देखिए किस तरह से हमारे जाबाज सिपाही, आर्मी, एयरफोर्स, सब लोग एकजुट हो गए हैं कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ानी है। डीआरडीओ ने लखनऊ में, गुजरात में, दिल्ली में 500 बेड का, कोर्ट में क्या हुआ गौरव गुजरात भाटिया में जी? अस्पताल भी खोला। गौरव भाटिया जी, आप तो वरिष्ठ वकील हैं,
बोल रहे थे कुछ ऐश्वर्या जी? मैं कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, दिल्ली सरकार कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रहा है साफ तौर से कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा है, कहा है कि आप ऑक्सीजन पूरी दीजिए, और उनके हिसाब से जो आज ऑक्सीजन का बुलेटिन है, और ये मैं दिल्ली सरकार का बोल रहा हूं कि डिमांड थी 976 मेट्रिक टन, मिला है आज फिर 433 मेट्रिक टन और 44% मिला है। कह रहे हैं एवरेज ऑक्सीजन डिमांड पिछले 7 दिनों की है 976, एवरेज ऑक्सीजन सप्लाई है 393, यानी सिर्फ 40% मिला है एवरेज, और आज की बात करूं तो 44%। ये कहना है दिल्ली सरकार का। गौरव भाटिया जी। सर जी देखिए, क्योंकि आपने एक विधिक बात करी तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। दिल्ली के लिए खासकर दिल्ली हाईकोर्ट में जो टिप्पणियां करी गई वो क्या थी? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपको ऑक्सीजन देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, आपका 112 मेट्रिक टन कोटा भी बढ़ाया है, आज ये बताइए आपके पास क्रायोजेनिक टैंक्स क्यों नहीं है? तो इन्होंने ही कहा कि हाँ क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। तो केंद्र सरकार ने बताया कई ऐसे प्रदेश हैं जो इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है लेकिन उनके पास क्रायोजेनिक टैंक्स हैं। और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा टिप्पणियां नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि इनकी कमी मैं अभी बता रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्या आप जिम्मेदारी पूरी उठा सकते हैं अगर दिल्ली सरकार की कमी भी है? तो केंद्र सरकार को चिंता रही है नागरिकों की जान बचाने की। आप भी ऐश्वर्या जी मानेंगे, जिसका परिजन बीमार है ना, उसको इससे कोई फर्क इस वक्त नहीं पड़ता है कि कभी कहाँ रही, दिल्ली सरकार की थी या और किसी की थी, वो चाहता है मेरे परिजन की जान बचे, और यही केंद्र सरकार ने किया। और मैं आपको बता दूं, क्रायोजेनिक टैंक्स का देखिए इश्तिहार ये 5-6 दिन पहले दिया गया, ये दिल्ली द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके लखनऊ के रास्ते भी दिल्ली ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, क्योंकि इनके पास टैंक्स नहीं थे, बड़े डीआरडीओ ने टैंक्स जो है करीब 70 के आसपास दिल्ली सरकार को दिए और 45 बड़े ऑक्सीजन टैंक्स जो सरदार पटेल कोविड सेंटर चल रहा है वहां दिए। मैं केवल एक बात कहूंगा, ये ऑक्सीजन है, ये कोई मुट्ठी में भर के अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दिया जा सकता ऐश्वर्या जी, इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त करने पड़ते हैं। लेकिन अब ये समय नहीं है कि हम कहें कि इनकी कमी है या नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, स्थिति सुधर रही है, जो संक्रमण के मामले वो कम हो रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है। और हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है हर प्रदेश को जितना उसको चाहिए उतना ऑक्सीजन मिले। और मैं आपको 5 प्रदेश जहां हमारी सरकार नहीं है, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, झारखंड हो और दिल्ली हो, इनका जो एलोकेशन हुआ है ये पर्याप्त मात्रा में हुआ है। आगे जरूरत पड़ेगी, अगर ये लेने की स्थिति में हुए और जरूरत होगी तो फिर से एलोकेशन में सुधार करते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। आतिशी, क्या ये सच है कि एलोकेशन है लेकिन आपके पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, आपके पास टैंकर्स नहीं है, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसलिए सिर्फ 44% ऑक्सीजन आज भी आई है दिल्ली में? आतिशी जी, क्या ये है असली रीजन? ऐश्वर्या जी, मैं गौरव भाटिया जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगी, बहुत लॉयल प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, कि हाईकोर्ट ने जो आज और पिछले 2 दिन से केंद्र सरकार को लताड़ा है उसको भी बहुत ये मीठे शब्दों में प्रस्तुत कर पाए जैसे केंद्र सरकार खुद सामने आए। ये बहुत स्पष्ट है, हाईकोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और दोनों कोर्ट्स ने लताड़ा है केंद्र सरकार को कि क्यों दिल्ली को ऑक्सीजन नंबर 1 जितनी उनको चाहिए नहीं प्रोवाइड की जा रही, कोटे को सिर्फ कागजों पे क्यों बढ़ाया जा रहा है, और नंबर 3 क्योंकि दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये हाई कोर्ट ने भी कहा है। केंद्र सरकार क्या करती है, कागजों पे लिख देती है पहले कि हम 490 मैट्रिक टन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद कागजों पे लिख देती है कि हम 590 मैट्रिक टन कर रहे हैं। कल पहली बार 400 मैट्रिक टन दिल्ली को मिला है, उससे पिछले कई दिनों से 300 मैट्रिक टन जो पहले दिल्ली के पुराने एलोकेशन 21 दिन पुराने एलोकेशन 335 मैट्रिक टन से भी कम था। तो जो रोज हम अस्पतालों की हाहाकार देख रहे हैं वो इसलिए है
क्योंकि वो सप्लाई दिल्ली को उपलब्ध ही नहीं हो पाती। नहीं है हमारे पास टैंकर समन करने के लिए, क्योंकि हम नहीं है इंडस्ट्रियल स्टेट। ये रियलिटी है। हम केंद्र सरकार को बार बार बोल रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद चाहिए, चाहे एयरफोर्स के माध्यम से हो, चाहे आर्मी के माध्यम से हो। 5 दिन में एक बार ट्रेन भेजने से उड़ीसा से दिल्ली की सप्लाई नहीं मीट हो सकती है। तो जब तक केंद्र सरकार ट्रांसपोर्टेशन में मदद नहीं करेगी, दिल्ली में हाहाकार मची रहेगी। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और यही हाईकोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और आज जिम्मेदारी तो है ना, आज केंद्र सरकार को कारण है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना किया जाए उनके खिलाफ। विनय सिंह 1 मिनट के लिए। विनय सिंह जी, बीजेपी कांग्रेस भूल जाइएगा, मैं आपके लेखक की तरह पूछ रहा हूं। आपकी लीनिंग किस तरफ है मैं जानता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, लेखक महोदय मेरे को इतना बताइए, आतिशी ने जो कहा, मैं आपसे फिगर बताता हूं। मैं कहता हूं चाहे दिल्ली सरकार की गलती है, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं, आतिशी जी काटिएगा मत मुझे, मैं कहता हूं ठीक है, दिल्ली सरकार ने तैयारी नहीं की, दिल्ली सरकार ने कंटेनर पहले से नहीं खरीदे, केजरीवाल ने नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने नहीं किया। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, मान लीजिए नहीं किया। आज क्या ये अब बाकी सभी सरकारों की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जब दिल्ली की डिमांड थी 976, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, 976 जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं जिसको जितना चाहिए दो, तो ये कौन है जो नहीं दे रहा? प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद 976। विनय सिंह, आज जरूरत थी दिल्ली की, ये दिल्ली सरकार के अनुसार है ऑक्सीजन बुलेटिन, और ऑक्सीजन सप्लाई हुआ है 3 को 433 मेट्रिक टन, 50% भी नहीं दिया, 44%। ये क्यों हो रहा है विनय सिंह? सिर्फ मेरा ये कहना है, कौन है जो प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद, प्रधानमंत्री के क्लियर ऑर्डर्स के बावजूद इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है? लोग, आप और हम जैसे लोग भुगत रहे हैं, कोई राजनेता नहीं भुगत रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा। विनय सिंह जी, गौरव जी का ऑडियो कर गया था, वापस जाऊंगा। विनय सिंह, ऐश्वर्य भाई कल का बता रहा हूं, आप स्क्रीन पर थे और मैं लगातार ऑन स्क्रीन ही, मैं जो स्क्रीन पे नहीं करना चाहिए वो कर रहा था, मैं लगातार बात कर रहा था और कान में कोई लगातार मुझे बोल रहा था कि विनय जी आप स्क्रीन पे हैं। मैं उस समय किसी दोस्त की मदद कर रहा था जो बहुत बीमार है। और मैं बताऊं ऐश्वर्य भाई, पिछले कुछ दिनों में क्या किया है, मैंने बहुत सारे ब्लैक मार्केटिंग में दवाइयां खरीदी हैं, ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदे हैं और ब्लैक में तमाम ऐसे चीजें खरीदी हैं जिसकी बाजार में कीमत 5 रुपए की है। ब्लैक में हमने एम्बुलेंस कराया है, ये किया है, मैंने किया है। ब्लैक में अगर बेचना पाप है तो खरीदना भी पाप है, वो पाप मैंने किया है। और मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए और समाज में कुछ ऐसी अनहोनी ना हो, ये पाप कर रहे हैं। और आतिशी ने, चलो मैं ईमानदारी से मानता हूं कि आतिशी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ ब्लैक में ऐसा हो रहा है। दूसरा, मुझे लगता है बाबा रामदेव ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो मोरल कोशिएंट की बात है। अगर कोई ब्लैक मार्केटियर है तो देखो उसके बच्चे या उसके परिवार के लोगों पर बहुत ईश्वर कहर बना करके बरपेंगे। इस पैसे की कमाई से वो 2 वक्त की रोटी तो नहीं खा पाएगा। उसके जो अंदर में जो पाप भरेगा ना, उससे उसका भला नहीं होने वाला, कुछ अनहोनी हो जाएगी। ये एक मोरल कोशिएंट का मामला, ये गवर्नेंस का मामला नहीं है। और आज ऐसी आपदा में हम मोरल कोशिएंट के पैरामीटर्स पे किस लेवल पर खड़े हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूं ऐश्वर्य भाई कि रोज ऐसा है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं भाई, आप पत्रकार हैं, आप 10 लोगों को जानते हैं, मैं जानता हूं कि आपने भी ब्लैक में ऐसे लोगों की मदद की होगी। हाँ भाई, एम्बुलेंस वाले ले रहे, लेने दे भाई, बाद में देखेंगे। दवाइयां मिल रही, मिलने दो भाई। अच्छा, ब्लैक में भी जो दे रहा है ना, आपके ऊपर एहसान कर रहा है। एक एम्बुलेंस वाला 20,000 मांग रहा था, मैं तो एहसानमंद हूं कि उसने 10,000 में किया, जबकि सामान्य स्थिति में उसका किराया 500 रुपये। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है ऐश्वर्य भाई, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और मुझे लगता है कि बाबा ने जो कहा, का जिम्मेदार कौन है? और अगर चलिए, मैं तो जिम्मेदारी भी नहीं पूछता विनय सिंह जी, आतिशी, गौरव भाटिया जी, मैं जा रहा हूं गौरव भाटिया जी के पास। विनय सिंह जी, अजय जी आ रहा हूं, अजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, स्थिति जो है वो है ना, उसे आप बदल सकते हैं अभी ना मैं, क्योंकि वो हो चुकी है। लेकिन अब इसको बेहतर कैसे किया जाए, लोगों की मदद कैसे की जाए? मैं बार बार कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, जब प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि कोई बॉर्डर नहीं है किसी प्रदेश का, करने दो, तो ये कौन लोग हैं जो इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं? और उसकी वजह से आम जनता रो रही है, मर रही है, आप भी जानते हैं और मैं भी। जी गौरव जी।
बिल्कुल ऐश्वर्या जी, इस बात में आप भी सहमत होंगे, सारे प्रवक्ता यहाँ पे जो बैठे हैं सब सहमत होंगे कि देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी हर नागरिक के प्रति है। हमें तो सुनिश्चित करना है कि बंगाल भी जाए ऑक्सीजन, उड़ीसा भी जाए, दिल्ली भी जाए। और मैं आपको जल्दी से एक आंकड़ा देता हूँ। महाराष्ट्र है, हमारी सरकार नहीं है वहां पे प्रदेश में, 1784 उन्होंने मांगा, 1784 मेट्रिक टन उनको दिया गया। पंजाब में 135 मेट्रिक टन उन्होंने जरूरत है, 177 मेट्रिक टन दिया गया, 180 मेट्रिक टन उठाया। और ऐसे ही तमाम आंकड़े हैं, जहां जो जरूरत है वो दिया जा रहा है, जिसका आकलन विशेषज्ञ करते हैं। लेकिन दिल्ली में समस्या थोड़ी अलग है। जब 1 साल था दिल्ली सरकार के पास तो ये विज्ञापन दे रहे थे, ये कह रहे थे सब बन गया, 25-30 हजार में बेड ले आया, दिल्ली को भी हर घर में ऑक्सीजन होगा। दिल्ली मांग रही है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, बीच में मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता गौरव जी। नहीं, अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा ही नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आदत बन गई है। आपको आईना दिखाओ, सच्चाई दिखाओ तो आप बीच में कूद पड़ती है। क्यों? ऐश्वर्या जी, इनको चुप कराइए। देखिए, इन्होंने बोला, मैंने तो नहीं बोला था ना, मैंने बोला था क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं, देखिए आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, जनता देख रही है आप दोनों को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो गौरव भाटिया और आतिशी जी एक एक शब्द आप कह रहे हैं, जनता बहुत बारीकी से देख रही है। मैं कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, चलिए मान लीजिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देके गलती किया। मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए, आतिशी सिर्फ 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं मान लीजिए चलिए इन्होंने गलती की। आज की स्थिति में तो जिम्मेदारी सबकी है ना, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, जो कल हुआ था वो हुआ था, जो आज हो रहा है और कल होगा, उसके लिए तो आप सब हम सब जिम्मेदार होंगे ना। मैं ये कह रहा हूं गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। किसी की कमी भी रही है, इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, जहां पे प्रदेश की सरकारें विफल भी हैं, वहां नागरिक नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है और हम उनकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो सरदार पटेल कोविड सेंटर बना, 500 बेड लगे हैं, आईसीयू की भी वहां पे पूरा इंतजाम है, ये कैसे लगा आप बताइए? नहीं, आतिशी जी आप ही के पास आ रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं। जी, नहीं, इनको चुप कराइए। अभी इनसे पहले जो पूछते लोग, वो भी अपनी बात आपसे रख रही है, वो आपसे काउंटर सवाल पूछ रही है। नहीं, क्यों आप भी उनसे पूछेगा एक एक करके, प्लीज बोलिए। तो मेरी बारी, चलिए मुझे समय दे दीजिए। बिल्कुल पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक करके मैं सिर्फ कह रहा हूँ जी। धन्यवाद। प्लीज एक एक करके। मैम आपके पास, मैम आपका सवाल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं बताता हूँ, दिल्ली के लिए केंद्र की सरकार ने अभी तक क्या किया है। जब बेड की कमी पड़ी तो सरदार पटेल कोविड सेंटर बनाया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, और शायद इनको जानकारी नहीं है, 763 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने ही दिए, करीब 20 लाख N95 मास्क केंद्र सरकार ने ही दिए, और आगे भी। मैं आपसे ऐश्वर्या जी, इनको देखिए चुप करा लीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। ऑक्सीमीटर बांटिए जाइए, पंजाब में ऑक्सीमीटर दीजिए। एक उनका सवाल मैं जरा लेना चाहता हूँ गौरव जी, आप बोल रहे हैं, मैं एक जरा आतिशी जी के पास जा रहा हूँ। आतिशी जी आपका क्या सवाल है? आतिशी जी आप क्या पूछ रहे हैं गौरव भाटिया से, और फिर मैं जाऊंगा। नहीं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनको बात देखिए, वो भी दिल्ली की नेत्री हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव। एक सेकंड गौरव जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। नहीं, बीच में नहीं, वो कुछ आपने कुछ पॉइंट देखिए, जनता देख रही है, ऐसे आप कीप अ लार्ज हार्ट गौरव भाटिया जी, यू आर सीनियर पर्सन, कीप अ लार्ज हार्ट। आतिशी जी बोलिए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है गौरव जी से कि वो इधर उधर की तो बहुत चीजें गिनवा रहे हैं, जो हमारी मुख्य आवश्यकता है दिल्ली की, कि दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, 973 मेट्रिक टन चाहिए, वो क्यों नहीं दे देती केंद्र सरकार? केंद्र सरकार अपनी ऑक्सीजन का कोटा दे दे तो दिल्ली के अस्पताल अपनी बेड्स की कैपेसिटी इंक्रीज कर लेंगे, सरकारी अस्पताल भी कर लेंगे, प्राइवेट अस्पताल भी कर लेंगे। तो 973 मेट्रिक टन का आज आपने बस, अब जवाब आ रहा है। सिंपल सा सवाल है ये, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जवाब सिंपल सा दे दीजिए गौरव भाटिया जी। बड़ा सिंपल सा सवाल का उत्तर है, आप 970 मेट्रिक टन मांग रहे हैं, 400 मेट्रिक टन लेने के लिए आपके पास साधन नहीं है, 970 मेट्रिक टन दे दीजिए। दूसरी बात ऐश्वर्या जी, आप बताइए, जब इनका कोटा जो, चुप करा लीजिए प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। आतिशी जी आप उनको जवाब देने दीजिए,
आतिशी जी आप उनको जवाब देने दीजिए ना। आतिशी जी लेट हिम रिप्लाई। आतिशी जी गौरव भाटिया को जवाब तो देने दीजिए। आतिशी जी आप गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास, आप फिर पूछ लीजिएगा एक एक करके। जी गौरव भाटिया जवाब दीजिए। ऐश्वर्या जी देखिए, यही होता है जब संकुचित सोच होती है। पूरा साल 7 साल सोते रहे, अब कह रहे हैं। आप बताइए, पूरे भारत का एक कोटा एलोकेशन होता है, सारा को ऑक्सीजन अगर ये कहते हैं इनको दे दे, बाकी प्रदेशों में जो एलोकेशन एक्सपर्ट्स ने किया है वो क्या नहीं मानेंगे? अगर महाराष्ट्र में जरूरत पड़ी तो क्या अरविंद केजरीवाल ऑक्सीमीटर भिजवाएंगे? और दूसरी बात आप बताइए, क्या ये सही नहीं है कि 490 कर दिया गया है? 490 उठाने के साधन नहीं है और कह रहे हैं हमें 900 दे दीजिए। ये 900 का फिगर कहाँ से आया? जो एक्सपर्ट्स है, मुख्यमंत्रियों से भी राय ली जाती है, चीफ सेक्रेटरी से राय ली जाती है, वहां लिख दीजिए कि 900 चाहिए, आकलन हो जाएगा कि 900 मिलना चाहिए, 490। आम आदमी पार्टी को हवा देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, नागरिकों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन है। ऐश्वर्या जी 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ गौरव जी के रिस्पॉन्स में। नंबर 1, आराम से मैं नहीं चाहता कि आप लोग लड़े, मैं चाहता हूं आप लोग साथ आ जाएं। जी नंबर 1, दिल्ली ऑलरेडी 973 मेट्रिक टन की डिमांड कई दिन पहले रख चुकी है। हफ्ते भर पहले 700 मेट्रिक, चलिए चिट्ठी दिखाइए, चुनौती है मेरी, चिट्ठी दिखाइए, 973 की चिट्ठी दिखाइए, चुनौती दे रहा हूँ, 900 चिट्ठी दिखाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा जी गौरव, बिल्कुल कोई नहीं, चिट्ठी दिखाइए अरविंद केजरीवाल की, दिखा दीजिए। हंस रही है, दिल्ली में लोग मर रही है, हंस रही है, ये प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। ये गौरव जी गौरव आपने बोल लिया, कह रही है कि वो दिखा रही है, गौरव उनको दिखाने दीजिए ना। गौरव लेटर रिप्लाई, गौरव उनको जवाब देने दीजिए, गौरव जी उनको जवाब देने दीजिए, गौरव जी आतिशी जी को जवाब देने दीजिए, गौरव जी आतिशी जी को जवाब देने दीजिए। डायरेक्टर साहब आतिशी जी जवाब दे रही है। दिल्ली ने चिट्ठी लिखकर 900 मेट्रिक टन की डिमांड रखी, उससे पहले 700 मेट्रिक टन की डिमांड रखी। ये भी कहा केंद्र सरकार को कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद चाहिए। कोर्ट में भी कहा कि दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर के लिए नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या जी, गौरव भाटिया जी ने अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। वो दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, जानते हुए भी कि दिल्ली में कोरोना ज्यादा राज्यों से ज्यादा फैला हुआ है। ये कह रहे हम तो दिल्ली को नहीं देंगे, हम तो दिल्ली को टैंकर नहीं देंगे, हम तो दिल्ली की ट्रेन नहीं चलाएंगे, हम दिल्ली को एयरपोर्ट और ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो आई थी वो किसने भेजी थी? ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 DRDO ने ऑक्सीजन के सिलेंडर बड़े-बड़े किसने भेजे? सेंटर सरदार पटेल पे चल रहे हैं, किसने बनाया? दिल्ली की जरूरत पूरी नहीं होती है, दिल्ली को 973 मेट्रिक टन चाहिए और सरकार को देना होगा। नहीं पता, ये दूसरे प्रदेश से आई है, लगता है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है, इसलिए हाईकोर्ट ने आज कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस दिया है, कहा है आपके खिलाफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं किए जाए। मैं नहीं कह रही हूँ, हाईकोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐश्वर्या जी समय दे दीजिए प्लीज, मैं भी इनकी बात का उत्तर दे दूं और तथ्यों से दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। सरकार को वकील महोदय आप ही के पास आ रहा हूं, हाईकोर्ट वकील महोदय आप ही के पास आ रहा हूं, गौरव जी आप ही के पास शाम को बोला है कि केंद्र सरकार को ठीक है। आतिशी जी गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, आतिशी जी गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। अजय अरोड़ा कुछ बोले नहीं है, उनके पास भी जाना है मुझे। गौरव भाटिया जी, आतिशी जी आपने बोला, अब गौरव भाटिया बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। अजय जी आ रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, नहीं आया हूं आपके पास, आऊंगा। हाँ गौरव भाटिया जी, सुनने की हिम्मत हो ना तो सुने अब आपकी प्रवक्ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था दिल्ली सरकार से? पुल अप योर सॉक्स, गेट योर हाउस इन ऑर्डर, विल आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ओवर इफ यू कैन नॉट डू इट। दिल्ली हाईकोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट। दूसरा, इट्स अनबिलीवेबल, वी नेवर आस्क फॉर एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। आपने 5 सितारा होटल में 100 बेड क्यों दिए? तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया था बेड और ऑक्सीजन की कमी है तो उन्होंने, ऐश्वर्या जी मालूम है क्या कहा था? यहाँ पे कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है। और 3 दिन बाद उन्होंने कहा भैया मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। ये सुनिए। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूँ देश के कई हिस्सों में कई स्टेट में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। गौरव जी अब आप ही सुन लीजिए,
आप हाई कोर्ट का सुनना चाहते जी, आऊंगा, जवाब के लिए आऊंगा। सुनिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है। The Delhi High Court pulled up the center for its failure to meet the assurance with regard to the supply of 700 metric tons of oxygen. हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने आपकी केंद्र सरकार को शो कॉज नोटिस इशू किया है और तो कहा है जवाब देंगे ना कोर्ट में, आपको तो रिजेक्ट कर दिया। पीयूष गोयल जी को कंटेम्प्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया जाए? इनको विधिक कार्रवाई पता नहीं है कैसे होती है। जवाब मांगा है ना, जवाब कोर्ट में दिया सरकार ने आपको थोड़ी ना देंगे। सरकार के मंत्री ने दे देंगे, देखिए आप जवाब कोर्ट में दे देंगे। जब आपने आपको तो कह दिया है कमी होगी, जब आपने ऑक्सीजन दी ही नहीं है तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है बांट रहे हैं, पंजाब में ऑक्सीमीटर ना बांटे, दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है सरकार विफल रही है दिल्ली को ऑक्सीजन देने में। केंद्र सरकार की विफलता एक एक करके देखिए, आप दोनों एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। आतिशी, गौरव भाटिया जी, ये बात एक असलियत है। देखिए आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रख लिए। आप दोनों ने देखिए, गौरव भाटिया जी आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है, आतिशी कह रही है दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ देखिए समय कम है, पूरा पिछले 25 मिनट से आप दोनों अपना अपना पक्ष सरकार की, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, आतिशी जी, क्या आप दोनों, अगर उनके पास कंटेनर नहीं है तो उनको कंटेनर दे दीजिए, अगर उनके पास कंटेनर नहीं है तो उनको कंटेनर दे दीजिए। और आतिशी जी जितनों की आपको जरूरत है उतने आप मंगाइए, आपकी भी तो सरकार है आतिशी जी, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके प्रदेश, अगर दिल्ली देश की राज, आतिशी जी सुन लीजिए, सिर्फ आतिशी और गौरव भाटिया जी, मैं सिर्फ दो लोगों को चाहता हूँ, आखिरी 30 सेकंड। आतिशी जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, आतिशी जी मैं सुन रहा हूँ। देखिए मैं पिछले 15 मिनट से सिर्फ गौरव भाटिया आतिशी गौरव भाटिया आतिशी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आतिशी जी और गौरव भाटिया जी, प्लीज आप मेरे को बताइए आतिशी जी, क्या ये रियलिटी नहीं है कि दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार का भी कंट्रोल है, क्योंकि इट्स अ वेरी यूनिक स्टेट दिल्ली। आप मुझे ये बताइए, लोग अस्पतालों के बाहर गाड़ियों में दम तोड़ रहे हैं, गुरुद्वारा एक जगह वहां पे ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है। कभी आप सोच सकते थे कि ऑक्सीजन का लंगर चलेगा? सांस लेने के लिए देश की राजधानी में लोग परेशान है, आप लोगों को साथ आना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन है, आप दोनों एक दूसरे पे ब्लेम बंद कीजिए। प्रधानमंत्री हैज टेकन अ डिसीजन, गौरव भाटिया जी उसको इंप्लीमेंट करिए। आम आदमी पार्टी इस समय भूल जाइए क्या नहीं किया, करिए। और आपको भी आम आदमी पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि क्रायोजेनिक टैंकर्स का आप करें, आपको अरेंज करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने आपको जिताया है, आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट में जो होता है वो अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अजय अरोड़ा जी माफी चाहता हूं, आज के लिए नहीं आ पाए आपके पास। प्रोफेसर साहब, विनय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद।